आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित एक अध्यापक थे। जब गेंदालाल दीक्षित के मन में देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने का संकल्प जागा, तो उन्हें इस कार्य के लिए जनशक्ति और धनशक्ति दोनों की ही आवश्यकता महसूस हुई। वे इस विचार से दुखी हुए कि जिन लोगों के पास धन था, वे देश कार्य के लिए पैसा देने को तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डाकुओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देकर धन और शस्त्र दोनों का संग्रह किया जा सकता था। उन्होंने चंबल के डाकुओं के साथ मिलकर एक संगठन तैयार किया था। उन्होंने मातृ देवी नामक नौजवानों की एक संस्था भी बनाई थी। इस संस्था के सदस्यों को जंगल में निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संस्था द्वारा कई राजनीतिक डकैतियां डाली गई थीं। जब अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान इस क्रांतिकारी दल की ओर गया, तो उन्होंने अपना एक मुखबिर इस दल में शामिल करवा दिया। मुखबिर की सूचना पर भिंड के एक धनी व्यक्ति के घर पड़ी डकैती के दौरान क्रांतिकारी गेंदालाल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर किले में कैद गेंदालाल दीक्षित को उनकी संस्था के नौजवान सदस्यों ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। तब गेंदालाल ने स्वयं को सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया। अवसर पाकर गेंदालाल पुलिस को ऐसा चकमा देकर भागे कि फिर मरते दम तक गिरफ्तार नहीं हुए। 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के एक अस्पताल में पंडित गेंदालाल की मृत्यु हो गई। भारत की आजादी के लिए समर्पित एक महान क्रांतिकारी मौन बलिदान देकर चला गया। कैसे हैं गजबीए दादा? अरे आइए आइए मास्टर जी आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ। क्या करें दादा, बच्चों की पढ़ाई का इतना व्यस्त कार्य रहता है कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाता। अरे ओ छोटू, मास्टर जी को पानी पिला। और क्या लेंगे मास्टर जी, चाय कॉफी? अरे दादा, चाय पीने आना तो एक बहाना है। दरअसल चाय के साथ देशभक्तों की कहानियां और जो कथाएं आप सुनाते हैं ना, बस हमें तो उसी की चाह रहती है। अरे मास्टर जी, आपकी चाह भी पूरी होगी और साथ में चाय भी पीना पड़ेगी आपको। ए छोटू, मास्टर जी को एक स्पेशल चाय लगा। मास्टर जी, आपने पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का नाम सुना है? पंडित गेंदालाल दीक्षित? नहीं तो। कौन थे ये पंडित गेंदालाल दीक्षित जी? ये भी आप ही की तरह एक मास्टर जी थे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, क्यों न अपने देश के लिए कुछ किया जाए। अच्छा। भारत माता को आजाद कराने के लिए, और छोड़ के शिक्षक की नौकरी कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। फिर क्या हुआ दादा? आजादी पाने के लिए इंसान को अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसमें केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि अपना परिवार भी शामिल होता है। इसलिए आजादी पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसे संभाल कर रखना है। बिल्कुल ठीक। आज हमारे सामने हैं आजादी के दीवाने गेंदालाल दीक्षित, जो थे तो एक शिक्षक, पर मात्र 32 साल की आयु में भारत मां को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वैसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। सन 1888 में आगरा जिले के बाह तहसील के ग्राम मई में पैदा हुए थे गेंदालाल जी दीक्षित। 1920 में दिल्ली के एक अस्पताल में अनाम मौत पाकर इस दुनिया से कूच कर गए। आइए उनके जीवन में झांकने का छोटा सा प्रयास करें। बच्चों, शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसे ग्रहण करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे शरीर के लिए भोजन। लेकिन आजादी वो सुख है जो आज हमें भले ही न मिल पा रही हो, पर सच यही है कि आजादी के साथ जीने वाले हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं।
पर मास्टर जी, हमें ये तो बताइए कि आजादी होती कैसी है? आज हम गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम। ये अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए और शासक बन बैठे। बच्चों, जब हमारे देश से ये अंग्रेज चले जाएंगे ना, तब हमें आजादी मिल जाएगी। फिर हम पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा। तभी हम आजादी को सही रूप में समझ पाएंगे। तो क्या हम अभी आजाद नहीं हैं? नहीं बेटे, अभी हम आजाद नहीं हैं, बल्कि गुलाम हैं, गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम। अब तो आजादी छीनने का समय आ गया है। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। क्या बात है दीक्षित जी, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। कहीं कुछ क्रांति का इरादा तो नहीं है? अरे बंधु, क्रांति इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्रांति तो बलिदान मांगती है, खून मांगती है, समर्पण मांगती है। तो बंधु, अपने पास ना तो खून है और ना ही समर्पण। हम तो क्रांति के बारे में सोच ही नहीं सकते। हाँ, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अब ये शिक्षकीय पेशा छोड़ दूंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। हो गया बंटाधार, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाने का काम मिला है, उसे छोड़ देंगे? हाँ, हो गई देश सेवा। दीक्षित जी, केवल आजादी के नारे लगाने से ही देश आजाद नहीं हो जाता। इसके लिए पेट में कुछ डालना पड़ता है। अच्छा, तो क्या देश के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य है ना। कर्तव्य यही है कि अपना काम किए जाओ, बस। बंधु, आपकी बातों से मुझे बल मिला है। मैं आज ही इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। बस, अब बहुत हो गया। मैं तो चला देश को आजाद कराने के लिए। आप अपना कर्तव्य कीजिए। हाँ, देश को आजाद कराने तो निकल पड़े हो गेंदालाल, पर अब देख लो कि अंटी में पैसे कितने हैं। पहले तो मैं अपनी जायदाद का पता तो लगा लूं। किसी दूसरे से मांगने से तो अच्छा है कि पहले अपनी पूंजी लगाओ। लो भाई, निकल आई अपनी संपत्ति। कुल 7 रुपए 4 आने। ये तो हो गए देश को समर्पित। अब आगे चला जाए। आइए आइए मास्टर जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों में आना हुआ। कहिए, कैसे आना हुआ जी? वो बात यह है सेठ जी, हम लोग केवल अपने लिए ही सोचते हैं। देश की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया जाए, इसलिए एक कोष की स्थापना करने का विचार किया है। वो क्या है कि आज मैं अपनी पूरी पूंजी लेकर धन संग्रह करने निकला हूँ। आपसे धन की अपेक्षा है। हाँ, क्यों नहीं मास्टर जी। अरे मुनीम जी, मास्टर जी को 1 रुपया दे दीजिए। बहुत अच्छे। क्या कहा सेठ जी? मात्र 1 रुपया? मैं तो सोच रहा था कि आप अकेले ही इतना धन देंगे कि मुझे और किसी से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर 1 रुपया? अब बात ये है मास्टर जी, ये राशि मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, देश का नाम मत लीजिए। मुझे जेल नहीं जाना है, अपना धंधा चौपट नहीं करना है। आपको बहुत सारा धन दे दूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही मर जाएंगे मास्टर जी। हैं? क्या कहा? ऐसा कीजिए सेठ जी, अभी तो ये राशि आप ही रख लीजिए। जब कभी मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं आकर ले जाऊंगा। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। लो, बोनी खराब हुई। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अरे, पहले ग्रास में ही मक्खी निकल आई। ठीक है, अब किसी दूसरे का दरवाजा किस मुंह से खटखटाऊं? पर ऐसे हिम्मत हार गए तो हो गया देश का कल्याण। अभी तो देश के लिए हथियार उठाने का समय है। हथियार डालना कायरता होगी।
अरे मास्टर जी कहाँ चले? सुना है मास्टरी छोड़ दी, अब क्या करेंगे? ऐसा कभी होता है भला? अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। बात यह है बंधु, मुझे अंग्रेजों की चाकरी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर गुलामी नहीं कर सकता। अरे मास्टर जी, देश सेवा तो हम भी करना चाहते हैं, पर सब कुछ छोड़कर देश सेवा कैसे करें? अरे इन मोह माया से छुटकारा तो कभी संभव है ही नहीं। एक बार यदि ठान लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो एक समिति बनाना चाहता हूँ। अच्छा? शिवाजी समिति। इससे लोग जुड़ेंगे तो कुछ देश सेवा ही हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मास्टर जी, इस तरह की अगर समिति आप बनाए तो हमें जरूर जोड़ लीजिएगा। पर मास्टर जी, क्या आपकी शिवाजी समिति रजिस्टर्ड संस्था होगी? क्या इसका संविधान शासन द्वारा मान्य होगा? मास्टर जी, समिति के पदाधिकारी कौन कौन होंगे? उस समिति का फंड कितना होगा? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी तो मैंने समिति बनाने की केवल योजना ही बनाई है? और आप लोग उसके आगे इतने सारे प्रश्नों का अवरोध खड़े कर रहे हैं। वो तो पूछना ही पड़ता है ना मास्टर जी। लगता है गुलामों की तरह जीना सीख लिया है आप लोगों ने। अब मातृभूमि के लिए जीना आप लोगों को नहीं आएगा। ये कैसा देश है? अच्छा यही है कि इनसे दूर हो लिया जाए। इन्हें मैं बता दूंगा कि देश सेवा क्या होती है, पर मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अरे ये क्या हो रहा है? क्यों चीख रहे हैं आप लोग? अरे मास्टर जी, ये पूछने का समय नहीं है, भागो, डाकू आ गए, डाकू। अरे कहाँ? अरे आगे तो क्या हुआ? मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है मास्टर जी। भला डाकू से कौन नहीं डरता? अरे वो भी तो इंसान है, देखता हूँ वो मुझे कैसे मारते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए मास्टर जी मरने के लिए। हम तो चले। अरे मास्टर जी, आपको डाकू से डर नहीं लगा? मैंने तो पहले ही कहा था, आखिर वो भी इंसान है। वो भला किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे? पर उनका तो कोई धर्म नहीं होता, धन ही उनका धर्म होता है मास्टर जी। आपने सच कहा, उनका धर्म तो धन है, जन नहीं। आखिर उन्होंने उन्हीं धन्ना सेठों को ही लूटा है जो हमारा शोषण कर रहे हैं। एक तरह से वो हमारा ही भला कर रहे हैं। ये उपदेश आप उन्हीं डाकों को दीजिएगा मास्टर जी। आपका जन संग्रह और धन संग्रह वहीं से हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा संशय दूर कर दिया। अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। अब आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं तो चला बीहड़। ये आ गया मैं चंबल की दुर्गम राहों पर। कहते हैं चंबल के पानी में ही अपराध करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। पर ऐसा है नहीं। आओ चिड़ी पहलवान आओ। कौन है रे तू? और यहाँ बीहड़ में क्या कर रहा है? मैं गेंदालाल दीक्षित अध्यापक था। अब देश सेवा के नाम पर आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। ओ, तो मास्टर हो? जी। तो क्या हमें पढ़ाने आए हो या फिर हमें बरगलाने? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को क्या पढ़ाना। अरे जब बंदूक हाथ में हो तो कानून भी आपसे डरता है ठाकुर साहब। साथियों, आप हैं मास्टर जी गेंदालाल दीक्षित। जी हाँ नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब। तो देश सेवा करना चाहते हो? जी। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई दूसरा काम वाम नहीं है? अब वो ठाकुर साहब, देश सेवा से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या किया भाई, जरा हमें भी बताओ। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं पहले जन संग्रह करना चाहता हूँ और फिर धन संग्रह और उसके बाद शस्त्र संग्रह, ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकूं। वो सब तो ठीक है, पर हमसे क्या चाहते हो? वो क्या है, आप लोगों के पास धन है और शस्त्र है। मैं आप लोगों की सहायता से अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहता हूं ठाकुर साहब। इसका मतलब तो ये हुआ मास्टर जी कि आप हमारे दूसरे गिरोह से भी मिलोगे। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मास्टर। जब हमारे ही डाकू गिरोह में आपस में दुश्मनी है
तब तो आप हम सबको कैसे जोड़ पाओगे? मैं सब कुछ कर लूंगा ठाकुर साहब, बस आपका सहयोग चाहिए मुझे। सहयोग? अब तो एक ही सहयोग बचा है। ए बचुआ जी, जाओ हमारे मास्टर जी को पास के गांव तक छोड़ आओ। क्या? बहुत अच्छा। हमें नहीं सीखनी इनसे देशभक्ति। देखिए ठाकुर साहब, लो यहां भी निराशा। सोच लो कितनी निराशा हुई होगी हमारे मास्टर जी को। हर तरफ से निराश व्यक्ति से भला और क्या अपेक्षा की जा सकती है। कोई दूसरा होता तो अब तक वापस मास्टरी शुरू कर देता। अब तो उन्हें अपनी माटी बुलाने लगी। वे अपनी मातृभूमि उत्तर भारत वापस आ गए। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की दूसरी और अंतिम पारी खेलनी शुरू की। अच्छा, कितना सुख है अपनी माटी पर पांव रखने का। आहा, लगता है अब यही माटी ही मुझे मेरा रास्ता दिखाएगी। पहले तो मैं यहाँ के युवकों को परखना चाहता हूँ, उनमें कितना मादा है अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का। हाँ, वो आ रहा है युवाओं का समूह। अब इनसे ही बात करने पर पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है। नहीं कोई भी क्या नया कुछ समझ नहीं, कोई भी काम यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। अरे नहीं भैया, जब ईश्वर ने जीवन दिया है तो उसकी कुछ उपयोगिता भी होगी। हाँ, ऐसे कटने वाला नहीं है ये जीवन। पर जीवन का कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए, ये बात है कि नहीं? ऐसे ही सड़कों पर अगर मारे मारे फिरेंगे तो कट गया जीवन। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई तो रास्ता होगा जिस पर हमें चलना है। वही तो तलाशना है। रास्ता मैं बताऊंगा तुम सबको। तुम ही हो जिसमें छिपी है शक्ति भारत माँ के शरीर पर लगी जंजीर तोड़ने की। पर आप हैं कौन महाशय, और ये अचानक हमें देशभक्ति क्यों सिखाने लगे आप? मैं हूँ गेंदालाल दीक्षित। गेंदालाल दीक्षित? इस माटी का हूँ, तुम सबका साथी हूँ। अरे मास्टर जी, आप? मैंने आपके बारे में अपने पिताजी सुना था। आप तो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षक था, पर अब नहीं हूँ। मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। बस अब यहीं से शुरुआत करनी है। अब तो तुम जैसों का साथ मिल जाए तो अंतिम सांस भी देश को समर्पित होगी। मास्टर जी, आप आदेश करें, बस ये बताएं कि हमें करना क्या है। हाँ मास्टर जी, हम सब तैयार हैं मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, हम तो यूं ही भटक रहे थे जी। लगता है हमें रास्ता आप ही दिखाएंगे। हम तो अब आपके ही साथ हैं मास्टर जी। आज लगता है कि आपके दर्शन से ही हमारा जीवन सफल हो गया। तुम सबको देखते ही मैंने यही सोचा था कि अब तुम सभी हो इस देश के कर्णधार। तो मास्टर जी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हाँ मास्टर जी, बताइए हम लोग को करना क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो हमें अपना संगठन तैयार करना होगा जी, जिसका नाम होगा मातृवेदी। मातृवेदी? हाँ। अरे वाह, यही है सही परख मास्टर जी। हाँ। यही है। अरे वाह, अब हमें अपनी राह मिल गई है। हमें हमारे पथ प्रदर्शक मिल गए। आज मुझे अपार खुशी हो रही है मास्टर जी। मास्टर जी, हम सबको बहुत खुशी हो रही है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। तुम सब नहीं जानते कि तुम्हें पाकर मैं कितना प्रसन्न हूँ। अरे मास्टर जी, आप कहाँ इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं लक्ष्मणानंद जी, साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने जा रहा हूँ। आप भी बड़ा परिश्रम कर रहे हैं मास्टर जी। क्यों ना करूं ब्रह्मचारी जी, आखिर इन्हें ही तो लिखना है भारत का भविष्य। लगता है शस्त्र संग्रह में कुछ सफलता मिली है। हाँ, कुछ सफलता तो मिली है, पर यह नाकाफी है। इस तरह से दीक्षित जी को एक के बाद एक कई लोगों की मदद मिलने लगी। अब तो दीक्षित जी और उनके युवा साथियों ने मिलकर राजनैतिक डकैतियां डालना शुरू कर दी। इटावा, औरैया, संधा खोड़ा और पारा में डाली गई डकैतियों से उनके पास धन संग्रह तो होने ही लगा, साथ ही शस्त्र भी आने लगे। मातृवेदी की धूम मचने लगी। दूर दूर तक उसका नाम सुनाई देने लगा। मातृवेदी को मिलने वाली लोकप्रियता से अंग्रेज घबराने लगे। सीधे तरीके से तो वो मातृवेदी को समाप्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने एक मुखबिर को मातृवेदी में शामिल कराने में सफलता प्राप्त कर ली।
फिर क्या हुआ? बस यहीं से दीक्षित जी के इस क्रांतिकारी दल का पतन शुरू हो गया। आइए सुने किस तरह से वे अपनों से ही धोखा खा गए। मेरी बात ध्यान से सुनो साथियों। हाँ बताओ भाई। मुझे पता चला है कि भिंड जिले के एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति है, जिसके पास अपार धन के अलावा काफी हथियार भी है। तो देर किस बात की, कल ही हमला बोल देते हैं। आखिर हमारा ये साथी कितनी मुश्किल से ये जानकारी लेकर आया है। अरे ये तो ठीक है, पर वो गांव तो इतनी दूर है कि रास्ते में एक रात किसी न किसी जंगल में गुजारनी होगी। अरे तो क्या हुआ ब्रह्मचारी जी? अरे हुआ क्यों नहीं, हमारे इस दल की जानकारी अंग्रेजों को भी हो गई है। अरे उसे पता चल गया तो हम सबकी जान जाएगी। अरे दीक्षित जी, आप लोग इसकी चिंता ना करें। जंगल में हमें कहाँ रुकना है, मुझे सब पता है। सही कह रहे हो ना साथी, तुम्हारे इरादे तो नेक है ना भाई। भला कैसी बात करते हो ब्रह्मचारी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, फिर कल ही चलते हैं। यही ठीक रहेगा दीक्षित जी। हाँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कितना लंबा सफर बीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे और कितना चलना है भाई? हाँ, ये लो दीक्षित जी, हम आ गए अपनी विश्राम स्थली। अब आप लोग यहीं ठहरे, मैं जरा पास के गांव से भोजन का इंतजाम करके आता हूँ। भोजन का ही इंतजाम करना, हमारा इंतजाम मत कर लेना। अरे कैसी बात करते हैं ब्रह्मचारी जी, मैं अभी गया और तुरंत आया। आप सब तब तक आराम कर लें। लो भैया, ये तो गए, अब हम आराम करें, फिर सोचते हैं कि किस तरह से लूट की जाए। ये आराम का समय नहीं है, हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज हम पर न जाने कब चढ़ाई कर दें। हम सब एक के बाद एक पहरा देंगे। पर लगता है हमारा ये साथी हमें भूखे ही मरवाएगा। भोजन का इंतजाम करने गया है या मौत का, अभी तक नहीं आया। अरे अरे हरे राम हरे राम, आप कभी अच्छा नहीं सोच पाएंगे ब्रह्मचारी जी। लो मैं आ गया, पूड़ियाँ बनवाई है, साथ में आलू की सब्जी। अरे वाह वाह वाह, आओ साथियों। हाँ, पहले पेट पूजा हो जाए, फिर अपने अभियान के बारे में सोचते हैं। चलिए शुरू कीजिए। अच्छा चलो, ये उठाओ, लीजिए आप भी लीजिए। लो ये लो। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया भोजन है। अरे किसके यहाँ से लाए हो भैया? भाई यहाँ पास के गांव में ही मेरा एक रिश्तेदार रहता है, वहीं से लाया हूँ। बहुत बढ़िया पूड़ियाँ, पर आप क्यों नहीं ले रहे हो भाई? दीक्षित जी, रिश्तेदार ने मुझे वहीं पूड़ियाँ खिला दी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग लीजिए। ये क्या हो रहा है मुझे दीक्षित जी, मेरी जबान क्यों ऐठ रही है? अरे मुझे तो उल्टी आ रही भाई। ये कुछ गड़बड़ है साथी, सच सच बताओ, इस भोजन में क्या मिलाया है तुमने? कुछ नहीं दीक्षित जी, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। देशद्रोही, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, पर कुछ कर नहीं पाया। साथियों, वो भोजन मत लेना, उसमें कुछ मिलाया गया है, शायद जहर। क्या जहर? मैं इस गद्दार से निपटता हूँ। लगता है देशद्रोही भाग निकला। वो देखो, उधर मशालें दिख रही हैं। इसका मतलब है कि हम लोग गिर चुके हैं। साथियों, एक देशद्रोही ने हम सबको खतरे में डाल दिया है, हम सब घिर चुके हैं। पर हम करें क्या दीक्षित जी? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे दीक्षित जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। यही वक्त है, खतरा हमारे सर पर है, हम घिर चुके हैं साथियों। अंग्रेज हमें फाड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, पर हमें अपनी मातृवेदी को ध्यान में रखकर इस स्थिति से निपटना है, धैर्य नहीं खोना है। इस तरह से एक देशद्रोही अपने स्वार्थ के कारण देश के कई जवानों की मौत का कारण बना। इस संघर्ष में मातृवेदी के कुल 35 साथी शहीद हो गए। इसमें ब्रह्मचारी जी भी शामिल थे। दीक्षित जी घायल हुए, उनकी बाईं आंख में एक छर्रा लगा, अच्छा, जिससे उस आंख की ज्योति जाती रही। दीक्षित जी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया। इन सब के खिलाफ
13 फरवरी 1919 को एक मुकदमा दायर किया गया जो मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ। कुल 27 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया। फिर क्या हुआ दादा? उन्हें जेल भेज दिया गया। दीक्षित जी अपने एक साथी रामनारायण के साथ जेल से फरार हो गए, पर जेल का जीवन जीते हुए वे इतने कमजोर हो गए थे कि चलना भी मुश्किल हो गया था। इस बीच क्षय रोग उनका कब साथी बन बैठा उन्हें पता ही नहीं चला। पास में फूटी कोड़ी भी नहीं। अब तक वे एक फरार क्रांतिकारी घोषित हो चुके थे, इसलिए कोई भी उन्हें अपने घर पनाह नहीं देना चाहता था। दीक्षित जी की तलाश में पुलिस उनके घर कई बार आ चुके थे, इसलिए 3 दिन अपने जन्म स्थान में रहकर वे किसी तरह दिल्ली पहुंचे। यहां उन्हें एक प्याऊ में पानी पिलाने का काम मिल गया। अरे आप इतने कमजोर हैं, कैसे सबको पानी पिलाएंगे? अरे बेटा, पानी पिलाने का काम धर्म का होता है। इसमें कोई कमजोर हो तो क्या उसे किसी को पानी पिलाने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। हाँ बेटा, देखिए, आप स्वस्थ होते और चेहरे पर अगर आपकी दाढ़ी ना होती ना, तो आप बिल्कुल हमारे मास्टर जी जैसे लगते हैं। क्षमा करें भैया, मैं उन्हें नहीं जानता। आप उन्हें जान भी नहीं पाएंगे। वे हैं ही इतने महान कि लोग उन्हें आज भी पूछते हैं। अच्छा, लीजिए पानी पीजिए। धन्यवाद। कमजोरी और बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें लावारिस के रूप में भर्ती कराया गया और 21 दिसंबर 1920 को दोपहर 2 बजे उनका निधन हो गया। भारत की आज़ादी का ये दीवाना दुनिया से इस तरह उठ गया, कोई जान भी नहीं पाया कि वो कौन था। उसके जाने पर न तो किसी की आंखों में आंसू थे, न कोई आह भी भर पाया। ऐसे मौन बलिदानों की संख्या बहुत है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसी गुमनामी की मौत मरने वाले आज़ादी के सभी दीवानों को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।